नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम मध्यकालीन भारत में अंतिम शासक यानी औरंगजेब के बारे में मुगल काल पर चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं औरंगजेब से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पेपरों में बनते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले औरंगजेब के परिचय के बारे में बात करते हैं, फिर इसके शासन प्रणाली के बारे में, फिर इसके द्वारा किए गए कार्य क्षेत्र यानी कला के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। पहली बात, औरंगजेब का शासनकाल के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1658 से लेकर 1707 तक रहा, यानी हम कह सकते हैं अकबर के बाद यह द्वितीय शासक था जिसने मुगल काल में सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो पहले बेसिक जानकारी में हम देखते हैं, इसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के दोहद में मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु क्या बनते हैं, इसका सन याद रखना होगा आपको। पेपर में अगर पूछता औरंगजेब का जन्म कब हुआ था, तो 1618 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो दोहद में हुआ। और ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। चर्चा करें इसके माता का क्या नाम था, तो मुमताज महल था। और पिता के बारे में आप सभी को पता है, शाहजहां। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा भी है, 1658 में शाहजहां को गिरफ्तार कर आगरा के किले में रखकर शासक हुआ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, शाहजहां के वीडियो में, कि जब शाहजहां बीमार पड़ जाता है तो उस समय क्या होता है, उत्तराधिकार का लड़ाई आपस में इनमें इनके संतानों में होने लगती है, जिसमें औरंगजेब हैं, आपके दारा शिकोह हैं, जिसको मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। वे एक दूसरे को सत्ता प्राप्त करने के लिए मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, और औरंगजेब ऐसे ही करता है, अपने सारे भाइयों की हत्या करके और अपने पिता को बंदी बनाकर यानी कैद करके राज्याभिषेक करवाता है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है जिसको ध्यान देना होगा आपका। 1637 में इसका विवाह फारसी राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम, याद रखना है, दिलरास बानो बेगम या फिर रबिया बीबी के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब का विवाह किससे हुआ था। तो वहां पे दिया होगा दिलरास बानो बेगम या फिर रबिया बीबी के नाम से, जो भी वहां विकल्प दिया हो आपको ये ध्यान देना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, बात अगर हम करें तो मुगल काल के शासकों में एक अकबर और एक दूसरा औरंगजेब, ऐसे दो शासक थे जिन्होंने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। तो पहली बार इसने जो राज्याभिषेक करवाया था, जैसा कि मैंने चर्चा किया अभी, 1658 में शाहजहां को गिरफ्तार कर उसने क्या किया, अपना राज्याभिषेक करवाया। यानी इसका प्रथम राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मैनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी। दोस्तों याद रखना है, इसने जो अपनी पहला राज्याभिषेक करवाया था वो किस नाम से करवाया था। काफी बड़ा नाम है, पेपर में हो सकता है आपका शॉर्ट में दे दें या जैसा भी दे, याद रखना आपको, ज्यादातर पेपर में देता है आलमगीर नाम से भी इसे जाना जाता है। तो याद रखना है, इसने किस नाम से पहला राज्याभिषेक कराया था, अबुल मुजफ्फर मैनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी। और द्वितीय राज्याभिषेक किसने करवाया था अपना, देवराई युद्ध। मैंने बताया था आपको कि 1659 में अपने भाई दारा शिकोह के विरुद्ध ये क्या करता है, देवराई युद्ध करता है, जिसमें देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उसका सर काट लेता है और उसके बाद अपना राज्याभिषेक करवाता है। यानी आपको अगर पूछा जाता है दूसरा राज्याभिषेक इसने कब कराया, तो देवराई युद्ध के सफलता के बाद 1659 में अपना द्वितीय राज्याभिषेक करवाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, यह जो था सुन्नी धर्म को मानता था। यानी कुरान के द्वारा कहे हुए सारे, कुरान में लिखे गए जो भी वर्णन किया गया था धर्म से संबंधित, कर से संबंधित, या उसमें जितने भी आपके हम कह सकते हैं प्रथाएं थी, उन्हीं के अनुसार ये सारे कार्यों को करता था। और इसने सारी प्रथाओं को बंद करा दिया था जो अकबर के द्वारा या इसके द्वारा अन्य शासकों के द्वारा चलाए हुए थे। इसने उन्हीं सारे प्रथाओं को शुरू किया जो कुरान में सही थे। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं इनकी नीतियों को देखते हुए इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों, जिंदा पीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता था, तो औरंगजेब को, क्योंकि एक कट्टर मुस्लिम शासक माना जाता था। यानी इसका उद्देश्य क्या था, अपने धर्म और जिहाद को बढ़ाना और हिंदुओं को अपोजिट खड़ा होना।
यानी इसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया, बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्म से संबंधित त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। इतना ही नहीं किया इसने, मुसलमान के भी जो एक वर्ग था उससे भी संबंधित बहुत सारे इसने क्या थे प्रथाओं पर रोक लगाया। जैसे अभी हम आगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आता है, इसने 1659 में शिवाजी के विरुद्ध बीजापुर के सरदार अफजल खां को भेजा, जिसकी शिवाजी ने हत्या कर दी थी। तो यानी अगर हम बात करें दोस्तों तो लगातार औरंगजेब का जो एक शासनकाल रहा वो संघर्ष भरा रहा, क्योंकि जो इसकी नीतियां थी, इसके नीतियों से जाट हों, चाहे अफगान हों, चाहे राजपूत हों, चाहे हमारे अन्य समुदाय वर्ग क्या थे, इससे हमेशा संघर्ष की स्थितियां बनी रहती थी, क्योंकि ये वे सारे कार्य को प्रतिबंध कर देता था जो इसको अच्छा नहीं लगता था या जिसका कुरान में वर्णन नहीं किया जाता था। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें नैतिकता का और व्यक्तित्व के बारे में, तो औरंगजेब एक ऐसा शासक हुआ था जिसका नैतिकता या फिर हम कह सकते हैं व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इसने उन सारी प्रथाओं पर रोक लगाई जो प्रथाएं गलत थी। इसने एक ही विवाह किया था और भी बहुत सारे जैसे महिलाओं से संबंधित जो भी चीजें थी उन पर प्रतिबंध लगाया, जैसे वेश्यावृत्ति को प्रतिबंध लगाया, विवाह करने के लिए उनको मजबूर किया या यह काम छोड़ने के लिए मजबूर किया। यानी सामाजिक नैतिकता के बारे में बात करें तो औरंगजेब एक महान शासक माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो 1660 में मामा शाइस्ता खां को भेजा, जिसने कमरे में घुसकर 46 लोगों की हत्या कर दी। यानी शिवाजी के विरुद्ध फिर से एक बार ये मामा शाइस्ता खां को भेजता है, जो कमरे में घुसकर 46 लोगों की हत्या कर देते हैं। और उसी में शिवाजी क्या करते हैं, शाइस्ता खां के उंगलियों को काट देते हैं। और इसके बाद फिर ये नहीं मानता है और शिवाजी के विरुद्ध क्या करता है, 1665 में आमेल के राजा जयसिंह को भेजा तथा जयसिंह ने शिवाजी को पराजित कर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है, शिवाजी को पराजित कर 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि की। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य हुई थी, तो शिवाजी और जयसिंह के मध्य में हुई थी। और जयसिंह किसकी तरफ से गया था, तो औरंगजेब की तरफ से नेतृत्व करने गया था। और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो वहां पे अगर डेट देता है तो बेटर है, वरना ईयर दिया होगा तो दोनों से याद कर लीजिए, 22 जून 1665 को। तो ज्यादातर पेपरों में क्या होता है, डेट का कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए सन आपको हर याद रखना है संधि के बीच में किस सन में हुआ है। बाकी डेट से अगर देता है तो बेटर है, नहीं तो फिर आपको सन तो ऑलमोस्ट ऑप्शन पे और सन से ही सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं। 1675 में इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, औरंगजेब ने सिख के किस गुरु की हत्या करवा दी थी इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने के कारण, तो वो आपके सिख धर्म के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, जिनकी हत्या करवा दी थी इसने। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें, इसने तुलादान, झरोखा दर्शन, मुहर्रम, होली, दरबार में संगीत इत्यादि प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। और संगीत को ये पसंद नहीं करता था, लेकिन इसके बाद भी ऐसा माना जाता है ये स्वयं वीणा वादन में बहुत निपुण था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को पसंद करता था या स्वयं बजाता था, तो दोस्तों याद रखना है वीणा बजाने में दक्ष था। और किस किस चीजों को प्रतिबंध लगाया इसने, तो तुलादान है, झरोखा दर्शन है, मुहर्रम है, होली है, या मैंने अभी भी पिछले वीडियोस में चर्चा किया था सिजदा है, पाओस है, इन सब प्रथाओं पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। करों का भी इसने क्या कर दिया था, एक कैटेगरी बना दी थी, कर भी इसने जो एक्स्ट्रा थे वे सारे बंद कर दिए थे। करों की एक सीमा बना दी थी, उसमें इसने जिस तरीके से वर्तमान में कर की सीमा है कि 5 लाख तक किनका देना है, 5 लाख से ऊपर इतने तक का इसको इतना % देना है, इस तरीके से इतना % देना है, इसने करों को भी कई भागों में बांटा था और उसी अनुसार उसने कर लगाए थे। और वे सारे लोग जो गरीब थे या समर्थ थे या उनकी इनकम कुछ नहीं थी, उनको कर से मुक्त भी रखा था। तो दोस्तों इन चीजों को भी ध्यान रखना है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, अगर हम बात करें दोस्तों तो 1669 में पुनः जजिया कर चलाया था। अकबर के समय में मैंने चर्चा किया था आपको कि अकबर ने क्या किया था, जजिया कर समाप्त कर दिया था जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला था, और इसने फिर क्या किया, जजिया कर की पुनः शुरुआत कर दी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है
पुनः जजिया कर किस शासक ने लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था। अब इन सब नीतियों को देखते हुए इसके जो बेटे यानी शहजादा था अकबर, अकबर यहाँ इसके बेटे का नाम था। एक अकबर के बारे में मैंने चर्चा किया था, वो शहंशाह अकबर थे। और यहाँ पे हम औरंगजेब के बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। इन सबको देखते हुए इसका शहजादा अकबर इसके खिलाफ विद्रोह किया। जब इसने इन सब चीज़ों को देखा तो इसको ऐसा लगा कि अगर ये अपने भाइयों की हत्या करवा सकता, अपने सगे संबंधी लोगों की हत्या करवा सकता है, तो हो सकता है ये मुझे भी मरवा देगा। तो विद्रोह करने के कारण ये क्या करता है, राजपूत शासकों से मिलता है और उनके नेतृत्व में इसको मारने के लिए विद्रोह करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये भागना शुरू कर देता है। और जहां जहां ये भाग के जाता है, इस तरीके से समय समय पे इसको विद्रोह का सामना करना पड़ता है औरंगजेब को। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं दोस्तों, इसकी मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई थी। इसका शुरुआती दौर की हम बात करें तो लगभग 50 साल के शासनकाल में 25 साल इसका उत्तर भारत में और 25 साल इसका दक्षिण भारत में बीता था। यानी अंतिम समय हम बात करें तो अहमदनगर दक्षिण भारत में इसकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर इसको दफना दिया जाता है और इसकी कब्र नहीं बनाई गई। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि औरंगजेब की कब्र कहाँ है, तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इसने खुद कहा था कि मेरी कब्र नहीं बनाई जानी चाहिए। या हम ये भी कह सकते हैं इसके बाद कोई भी उत्तराधिकारी इसका प्रबल दावेदार नहीं हुआ जो आगे की प्रक्रिया को कर पाता या शासन की सत्ता को संभाल पाता। यानी ये औरंगजेब जो था, इसके शासन प्रणाली को देखते हुए इतना विद्रोह हो चुका था कि अगला कोई प्रबल शासक मुगल काल को नहीं मिला। तो नेक्स्ट दोस्तों, इसके प्रमुख विद्रोह के बारे में बात करते हैं। जाटों का विद्रोह 1667 से 88 तक चला, जिसमें मुख्य रूप से गोकुल, राजाराम और चूड़ामल जैसे लोगों ने समय समय पर औरंगजेब के विद्रोह का नेतृत्व किया या आपस में इनमें संघर्ष होते रहे। तो वहां पे जो भी क्वेश्चन आपका देता है तो उसमें दिया होगा किसी ना किसी का नाम, जैसे दे देगा जाट विद्रोह में कौन कौन सम्मिलित थे, तो वहां पे दे देगा आपका गोकुल, राजाराम, चूड़ामल और किसी का एक नाम ऑप्शन जनरेट कर देता है, तो वो आपको अलग कर देना होगा कि ये उसमें संबंधित नहीं थे, या फिर जैसा भी ऑब्जेक्टिव बनेगा आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट दोस्तों हम चर्चा करें तो नेक्स्ट विद्रोह था इसका सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ था। सतनामी जाति के लोग थे जिनसे इसके नीतियों को लेकर इससे संघर्ष होता है और औरंगजेब इनको पराजित करता है और समाप्त कर देता है। नेक्स्ट दोस्तों हम चर्चा करें राजपूतों का विद्रोह। तो जैसा कि आप सभी ने देखा था पिछले वीडियो में, अकबर ने क्या किया था, राजपूत शासन के सत्ता को बनाने के लिए वैवाहिक संबंध या फिर उनको संधि संबंध या उनके अधीन शासन करने की नीतियां लागू की थी, जबकि औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया था। इसने सबको मजबूर करना शुरू कर दिया था इस्लाम धर्म के प्रति, यानी जिहाद जैसे नारे को लेकर इसने भारत को कह सकते हैं गैर मुसलमानी बनाने के लिए, यानी पूरी तरीके से इसको मुसलमान सत्ता हासिल करने के लिए या यहाँ की परंपरा को मुस्लिम घोषित करने के लिए इसने वे सारे नियमों के प्रतिबंध को हटा दिया था जो अकबर ने बना रखे थे, जिसके वजह से राजपूतों से भी विद्रोह होता है। और वो समय होता है 1679 से लेकर 1709 तक, यानी इसकी मृत्यु के बाद भी राजपूतों का विद्रोह चलता रहा। क्योंकि अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो चर्चा करेंगे उसमें आपका होगा कुछ चीज़ें हमारी जो होंगी, मैंने चर्चा किया था कि 1707 से लेकर हम आगे भी चर्चा करेंगे, तो उस वीडियो में उत्तर मुगल काल पर जब चर्चा करेंगे तो बचे हुए जो भी इसकी शासन प्रणाली या जो भी चीज़ें रही है इसके अंतिम शासक, उन तक चर्चा किया जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना होगा, राजपूत शासक के विद्रोह में मुख्य रूप से जो नाम आता है दुर्गादास राठौर का नाम आता है। जब इसके शहजादे अकबर ने इसके खिलाफ विद्रोह किया था तो पहला जो भड़काने का काम था या हम कह सकते हैं शरण संरक्षण देने का काम किया था वो दुर्गादास ने ही किया था कि अगर तुम जीत जाते हो तो औरंगजेब की हत्या के बाद या औरंगजेब को हटाकर तुमको शासक बना दिया जाएगा, और इसकी वजह से ये राजपूतों से भी संघर्ष होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें सिख विद्रोह 1675 से लेकर 1707 तक। इसमें अभी मैंने आपसे चर्चा किया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पॉइंट लिखा है 1675 में इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण इसने क्या किया था,
सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। तो यहाँ से विद्रोह का शुरुआत हो जाती है, सिखों से भी विद्रोह हो जाते हैं इसके। तो गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह एवं बंदा बहादुर, इन लोगों से लगातार इसका संघर्ष बना रहता है जीवन पर्यंत। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों तो औरंगजेब की कला के बारे में, यहाँ से भी प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट बनता है, औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद बनवाया था। और दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है इससे रिलेटेड, द्वितीय ताजमहल या काला ताजमहल, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है या क्वेश्चन पूछता है, इसने या उसने अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया, क्वेश्चन पूछा जाता है औरंगाबाद में किसका मकबरा है, तो वहां पे ऑप्शन दिया होगा रबिया उद दौरानी, जिसे बीवी का मकबरा, दक्षिण भारत का ताजमहल, काला ताजमहल भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, ताजमहल की बिल्कुल कॉपी है ये, बस अंतर इतना है कि वो व्हाइट संगमरमर से यानी सफेद संगमरमर से बना हुआ है और ये काले संगमरमर से बना हुआ है, या ये कह सकते हैं ताजमहल की छाया प्रति होने के कारण इसे काला ताजमहल कहा जाता है। तो याद रखना होगा आपको, द्वितीय ताजमहल या काला महल या दक्षिण भारत का ताजमहल किसके मकबरे को कहा जाता है, तो औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे को कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों औरंगजेब से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव आपको इसमें मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।